नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का इंडो जीएस क्लासेज में। हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लासेस कर रहे थे, जिसके अंतर्गत हमने पिछली कक्षा में होम रूल लीग के बारे में पढ़ा था। और आज हम मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास 20 कर रहे हैं, जिसके अंतर्गत हम भारत में किस प्रकार से क्रांतिकारी आंदोलन की शुरुआत होती है और क्रांतिकारी आंदोलन के हम प्रथम चरण को इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम देखेंगे कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की शुरुआत क्यों होती है, प्रमुख घटनाओं के बारे में जानेंगे, साथ ही उन घटनाओं का क्षेत्रीय प्रसार क्या था एवं क्रांतिकारियों के बारे में भी जानेंगे इस वीडियो में। और विदेशों में जो क्रांतिकारी आंदोलन हुए भारतीय स्वतंत्रता को लेकर, उन सब के बारे में भी इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो के अंत में हम कामागाटा मारू जो जहाज़ था उसका विवाद क्या था उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय क्यों हुआ था। तो आपको पता ही है, पिछली वीडियो में जैसा कि आप सभी को बताया था कि कांग्रेस एवं अन्य संस्थाएं, जिनमें कांग्रेस की बात करें तो उदारवादी एवं उग्रवादी ये दोनों गुट थे, इन्होंने अंग्रेज़ों से अथक प्रयास किए कि उनको स्वशासन दे दिया जाए, लेकिन उनको सफलता हासिल नहीं होती है। ऐसे में लोगों का विश्वास डगमगा गया। उन्होंने बम और पिस्तौल की राजनीति में विश्वास जगाया। उनके मन में ये बात आई कि अब इनसे याचना करने से, निवेदन करने से हमें स्वशासन प्राप्त नहीं होगा। अब बम और पिस्तौल के बल पर हम स्वशासन की प्राप्ति करेंगे। साथ ही दूसरा कारण ये था कि जब भी कुछ घटनाएं होती थी तो सरकार बहुत बुरी तरीके से दमन करती थी। इस दमन से जो युवक एवं युवती जो पीड़ित होते थे, उनके मन में सरकार के खिलाफ बहुत तीव्र विद्रोह की भावना भर जाती थी। तीसरा कारण ये था कि भारत में बहुत सारी क्रांतिकारी पत्रिकाएं प्रकाशित की जा रही थी, जिनमें बहुत से क्रांतिकारी विचार लिखे जाते थे और क्रांतियों का मतलब जो क्रांतिकारी गतिविधियां थी उनको बढ़ावा दिया जाता था। यह भी एक कारण था भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय का। अगला जो कारण था, रूस में समाजवाद आ चुका था एवं भारत में भी समाजवादी विचारधारा ने क्रांतिकारी गतिविधियों को प्रेरित किया। अब हम देखते हैं कि इन क्रांतिकारियों के कार्यक्रम क्या थे, ये वर्क कैसे करते थे। तो दरअसल ये करते क्या थे कि जो भी क्रूर एवं अप्रिय ब्रिटिश अधिकारी होता था एवं सेना के अधिकारी होते थे, उनकी ये हत्या कर देते थे। साथ ही इनको क्रांतिकारी गतिविधियों के संचालन के लिए धन की आवश्यकता होती थी। अब धन की आवश्यकता पूरी करने के लिए ये सरकारी खजाने की डकैती डाल देते थे, सरकारी खजाना लूट लेते थे, कभी ट्रेन लूट लेते थे। आपको काकोरी कांड सेकेंड पार्ट में देखने को मिलेगा। क्रांतिकारी विचारों के प्रसार हेतु ये लोग पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन भी करते थे। अपने अगर कुछ विचार हैं, हमारे क्रांतिकारी विचार हैं, उनको प्रसारित करने के लिए बहुत सारी पत्र पत्रिकाएं बांटते थे ये लोग। साथ ही गुप्त समितियों की एवं संगठनों की स्थापना भी किया करते थे और मिलकर सशस्त्र कार्रवाई किया करते थे ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। अब हम प्रमुख क्रांतिकारी घटनाएं और उनका प्रसार जान लेते हैं। तो हम यहाँ पर आंदोलन का प्रथम चरण पढ़ रहे हैं, जिसमें हम जो घटनाएं हैं वो राज्यवार पढ़ेंगे। राज्य का नाम होगा, उस राज्य में प्रमुख कौन कौन सी घटनाएं हुई, उन सबको एक बार में पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले जो हम पढ़ेंगे महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र में क्रांतिकारी आंदोलन को उभारने का श्रेय जो जाता है वो बाल गंगाधर तिलक को जाता है। उन्होंने अपने जो पत्र था केसरी पत्र के माध्यम से विभिन्न क्रांतिकारी विचारों को महाराष्ट्र में प्रसारित किया। सन 1897 ईस्वी में गणपति उत्सव एवं 1895 ईस्वी में शिवाजी उत्सव की शुरुआत करते हैं बाल गंगाधर तिलक। दरअसल ये कोई धार्मिक उत्सव की तरह नहीं मनाए जाते थे, बल्कि ये राजनीतिक उत्सव की तरह थे। लोग यहाँ राजनीतिक विषयों पर ज़्यादा चर्चा करते थे। 1893-97 के बीच महाराष्ट्र में प्लेग फैल जाता है, किंतु अंग्रेजी सरकार जो है इस प्लेग पर कोई ध्यान नहीं देती है, जनता को उसके हाल पर छोड़ देती है। इसी क्रम में चापेकर बंधु थे, जिनमें दामोदर दास एवं बालकृष्ण चापेकर, ये दोनों जो भाई थे, इन्होंने मिलकर 1897 ईस्वी में मुंबई का प्लेग कमिश्नर था WC रेंड एवं लेफ्टिनेंट एयर्स्ट की हत्या कर देते हैं। कब कर देते हैं? 1897 ईस्वी में चापेकर बंधु। इस मामले में चापेकर बंधुओं को फांसी की सजा दे दी जाती है। साथ ही तिलक ने इस घटना की तुलना, मतलब जो चापेकर बंधुओं ने इनकी हत्या की थी, इसकी तुलना उन्होंने शिवाजी द्वारा अफजल खान की हत्या किए जाने से कर दी। इसी क्रम में तिलक को राजद्रोह के मामले में 18 महीने की जेल
हो जाती है। वहीं दूसरी बात करें घटना की, तो नासिक में सन 1904 ईस्वी में विनायक दामोदर सावरकर, जिनको आप वीडी सावरकर के नाम से भी जानते हैं, इन्होंने मित्र मेला नामक संस्था की स्थापना की। आगे चलकर यही संस्था मेजनी के यंग इटली, देखिए मेजनी एक व्यक्ति थे, उन्होंने इटली में एक संस्था बनाई थी यंग इटली, इसी की तर्ज पर अभिनव भारत नामक संगठन में परिवर्तित हो जाती है मित्र मेला नामक संस्था। ठीक है, तो अभिनव भारत का गठन किसने किया था? वीडी सावरकर ने। अभिनव भारत के ही एक सदस्य थे अनंत लक्ष्मण कन्हारे। इन्होंने क्या किया कि नासिक के जिला मजिस्ट्रेट जैक्सन की हत्या सन 1909 ईस्वी में कर दी थी। इस हत्याकांड से संबंधित जो भी लोग थे उनके खिलाफ नासिक षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि जैक्सन की हत्या के बाद संबंधित लोगों के खिलाफ किस केस के तहत मुकदमा चलाया गया, तो वो नासिक षड्यंत्र केस के तहत चलाया गया था। इस मामले में वीडी सावरकर के भाई गणेश सावरकर भी शामिल थे। वीडी सावरकर को लंदन से गिरफ्तार कर लिया जाता है और नासिक लाया जाता है। उसके पश्चात उन्हें आजीवन कारावास की सजा दे दी जाती है। अभिनव भारत के एक सदस्य हैं पीएम बापट। कौन है? पीएम बापट, जिनका पूरा नाम है पांडुरंग महादेव बापट। पांडुरंग महादेव बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस चले गए थे। कहाँ गए थे? पेरिस। पेरिस कहाँ पर पड़ता है? फ्रांस में। अब हम बात करते हैं बंगाल में क्रांतिकारी गतिविधियों की। तो देखिए बंगाल में जो क्रांतिकारी गतिविधियों का आरंभ किया था, भद्रलोक समाज वहाँ पर था, उसके द्वारा इन गतिविधियों का आरंभ किया गया। बंगाल में जो क्रांतिकारियों का प्रथम गुप्त संगठन था, मतलब ये गुप्त संस्थाओं की स्थापना करते थे, उनमें अनुशीलन समिति प्रथम था। इसकी स्थापना सन 1902 ईस्वी में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा की गई थी। 1907 ईस्वी में कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना। ठीक है, ये तो देखिए पहली अनुशीलन समिति जो स्थापित की गई थी वो 1902 में ज्ञानेंद्र नाथ बसु द्वारा की गई थी। वहीं अगर हम बात करें 1907 ईस्वी में कोलकाता में किसने की, तो कोलकाता में अनुशीलन समिति की स्थापना पी मित्र एवं जितेंद्र नाथ बनर्जी और बारिंद्र कुमार घोष द्वारा की गई थी। कौन थे? पी मित्र, जितेंद्र नाथ बनर्जी एवं बारिंद्र कुमार घोष। ढाका अनुशीलन समिति की स्थापना पुलिन दास द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? पुलिन दास। बंगाल में अरविंद घोष, बारिंद्र कुमार घोष एवं भूपेंद्र नाथ दत्त। भूपेंद्र नाथ दत्त जो थे स्वामी विवेकानंद के भाई थे। इन्होंने मिलकर युगांतर नामक समाचार पत्र का संपादन किया था। अनुशीलन समिति के एक सदस्य थे हेमचंद्र कानूनगो। कौन थे? हेमचंद्र कानूनगो। ये रूस में बम बनाने की कला सीखने एवं राजनीतिक एवं सैन्य प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए गए थे। पेरिस में कौन गए थे बम बनाने की कला सीखने के लिए? तो पीएम बापट। किस संस्था के सदस्य थे वो? अभिनव भारत के सदस्य थे। देखिए अभिनव भारत के सदस्य थे वो। पीएम बापट, पांडुरंग महादेव बापट बम बनाने की कला सीखने पेरिस गए। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना, ये अनुशीलन समिति के सदस्य हैं हेमचंद्र कानूनगो, जो कि रूस में गए थे बम बनाने की कला सीखने के लिए। अब समय आता है 30 अप्रैल 1908 ईस्वी का। यहाँ पर प्रफुल्ल चाकी एवं खुदीराम बोस, ये दो व्यक्ति थे। इन्होंने मुजफ्फरपुर के जिला न्यायाधीश किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया, लेकिन इन्होंने जो बम फेंका था वो गलती से बैरिस्टर जो था एक, उसकी पत्नी एवं बेटी कार में जा रही थी, उस कार में गिर जाता है, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। बैरिस्टर का नाम क्या था? कैनेडी। ठीक है, तो कैनेडी की पत्नी एवं बेटी कार में जा रही थी, उस कार में वो बम गिर जाता है, जिससे उन दोनों की मृत्यु हो जाती है। फेंका किसके ऊपर था? किंग्सफोर्ड के ऊपर, लेकिन उसके कार में नहीं गिरता है वो। इसी क्रम में प्रफुल्ल चाकी जो थे, इस घटना से संबंधित व्यक्ति जो थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, जबकि खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। खुदीराम बोस सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले क्रांतिकारी थे।
अगर आपसे प्रश्न में ये पूछा जाता है कि सबसे कम उम्र में फांसी की सज़ा पाने वाले कौन से क्रांतिकारी हैं, तो उनका नाम है खुदीराम बोस। ब्रिटिश सरकार द्वारा अवैध हथियारों की तलाशी के लिए बंगाल में मणिकतला एवं कोलकाता साथ ही अन्य स्थानों पर छापेमारी की गई थी। इसी क्रम में अवैध हथियार रखने के आरोप में 1908 ईस्वी में अरविंद घोष, बारिंद्र घोष सहित 34 लोगों पर अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत मुकदमा चलाया गया था। कौन सा केस है? अलीपुर षड्यंत्र केस के तहत। तो आपसे प्रश्न में इस केस का नाम भी पूछ लिया जाता है कि अवैध हथियारों के संबंध में कौन सा मुकदमा चलाया गया था, तो वो था अलीपुर षड्यंत्र केस। बारिंद्र कुमार घोष को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई जाती है एवं अरविंद घोष, इनको साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया जाता है। अरविंद घोष के खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, इसलिए इनको बरी कर दिया जाता है। इस केस में जो सरकारी गवाह था, अलीपुर षड्यंत्र केस में सरकारी गवाह बन जाता है नरेंद्र गोसाई। ठीक है, लेकिन नरेंद्र गोसाई जी की हत्या जेल में ही क्रांतिकारियों ने कर दी थी। दिल्ली में 23 दिसंबर 1912 को वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग के काफिले पर बम फेंका, लेकिन वह बच गया। ये बम फेंका किसने था? तो ये बम रास बिहारी बोस एवं सचिंद्र सान्याल, इन दोनों की प्रमुख भूमिका थी इस बम फेंकने में। किसके ऊपर फेंका गया था? लॉर्ड हॉर्डिंग के द्वारा, हॉर्डिंग के ऊपर। इस घटना के पश्चात दिल्ली षड्यंत्र केस के तहत इस केस से जुड़े हुए बसंत बिश्वास, बाल मुकुंद, अवध बिहारी तथा मास्टर अमीचंद को फांसी की सज़ा दी गई थी। इसमें जो प्रमुख भूमिका में थे रास बिहारी बोस, ये बचकर जापान चले गए एवं उन्होंने वहां जाकर 1942 ईस्वी में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी। किसने की थी? रास बिहारी बोस ने, जापान में 1942 ईस्वी में। अब हम बात करते हैं पंजाब की। तो पंजाब में क्रांतिकारियों मतलब क्रांतिकारी आंदोलन, क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय का प्रमुख जो कारण था वो था वहाँ पड़ने वाले अकाल। लगातार 2 अकाल पड़ चुके थे। उसके बावजूद भी जो ब्रिटिश सरकार थी उसने भू राजस्व एवं सिंचाई जो कर लगते थे उनमें कोई भी कमी नहीं की, साथ ही बढ़ा और दिए। दूसरा कारण ये था कि जमींदार वर्ग था वो वहाँ पर बेकार प्रथा को चलाए हुए था एवं बंगाल की प्रमुख जो घटनाएं हो रही थी, क्रांतिकारी घटनाएं, उनसे भी इनको प्रेरित होकर यहाँ पर क्रांतिकारी गतिविधियों का उदय होता है पंजाब में। पंजाब में लाला लाजपत राय एवं भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह ने क्रांतिकारी गतिविधियों के उदय में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। कौन कौन थे? लाला लाजपत राय और अजीत सिंह। अजीत सिंह कौन थे? भगत सिंह के चाचा जी। 1904 ईस्वी में जतिन मोहन चटर्जी इन्होंने सहारनपुर में भारत माता समिति की स्थापना की थी। अजीत सिंह द्वारा लाहौर में अंजुमने मोहिबाने वतन, किसने किया था? अंजुमने मोहिबाने वतन नामक संस्था की स्थापना अजीत सिंह द्वारा लाहौर में की गई थी। साथ ही इन्होंने भारत माता नामक अखबार भी प्रकाशित किया था। किसने किया था? अजीत सिंह ने। फरवरी 1915 को समस्त उत्तर भारत में एक साथ क्रांति की योजना बनाई जाती है पंजाब में, किंतु इसका पता सरकार को चल जाता है। इस योजना से जुड़े हुए जो प्रमुख क्रांतिकारी थे जैसे पृथ्वी सिंह, भाई परमानंद, करतार सिंह तथा जगत सिंह आदि को गिरफ्तार करके लाहौर षड्यंत्र केस के तहत सज़ा सुनाई जाती है। अगला जो स्टेट है वो है मद्रास। मद्रास में एक व्यक्ति हैं नीलकंठ ब्रह्मचारी तथा वंशी अय्यर। तो वंशी अय्यर द्वारा भारत माता समिति की स्थापना की गई थी। किस किसने की थी? नीलकंठ ब्रह्मचारी तथा वंशी अय्यर, इन दोनों ने मिलकर भारत माता समिति की स्थापना की। वंशी अय्यर द्वारा जून 1911 ईस्वी में तिन्नेवली के जिला जज थे आशे की हत्या कर दी जाती है। इसके बाद जो वंशी अय्यर थे उन्होंने पुलिस से बचने के लिए आत्महत्या कर ली थी। अब हम देखते हैं विदेशों में भारतीय स्वतंत्रता के लिए जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी उनको जानते हैं। तो सबसे पहले हम लंदन को समझते हैं। लंदन में जो है फरवरी 1905 ईस्वी में श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना।
श्यामजी कृष्ण वर्मा द्वारा ब्रिटिश समाजवादी नेता हीडमैन, देखिए एक ब्रिटेन में एक समाजवादी नेता थे हीडमैन, उनके सुझाव पर इन्होंने लंदन में भारतीयों के लिए, जो भारतीय क्रांतिकारी थे, उनके ठहरने के लिए इंडिया हाउस नामक हॉस्टल की स्थापना की, जो क्रांतिकारियों का प्रमुख केंद्र बना। इंडिया हाउस के प्रमुख सदस्य लाला हरदयाल, मदन लाल ढींगरा एवं विनायक दामोदर सावरकर अर्थात वीडी सावरकर थे। इंडियन होम रूल सोसाइटी द्वारा इंडियन सोशियोलॉजिस्ट नामक पत्रिका का प्रकाशन किया गया था। कौन सी पत्रिका प्रकाशित की इन्होंने? इंडियन सोशियोलॉजिस्ट। इंडिया हाउस के एक सदस्य मदन लाल ढींगरा द्वारा जुलाई 1909 में, कब? जुलाई 1909 में मदन लाल ढींगरा, इन्होंने भारत सचिव के राजनीतिक सलाहकार करजन वाइली की हत्या, करजन वाइली की हत्या किसने की थी? मदन लाल ढींगरा ने 1909 ईस्वी में, जो कि इंडिया हाउस के सदस्य थे। इसी क्रम में ढींगरा को गिरफ्तार कर फांसी की सज़ा दे दी जाती है। बात करें मैडम भीकाजी कामा ने पेरिस में क्रांतिकारी विचारों का प्रसार किया एवं वंदे मातरम नामक पत्र का भी संपादन किया था। भीकाजी कामा को मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मदर ऑफ इंडियन रिवॉल्यूशन कहा जाता है भीकाजी कामा को। अब बात करते हैं अमेरिका की। तो अमेरिका में 1960 ईस्वी में रामनाथपुरी ने सर्कुलर ए आज़ादी नामक पत्र बांटा, जिसमें स्वदेशी आंदोलन का समर्थन किया गया था। 1960 ईस्वी में, सॉरी यहाँ पर आप 1907 कर लेना, ये गलती से 1960 हो गया है, 1907 और यहाँ भी 1907 है, ठीक है। 1907 ईस्वी में भारतीय स्वतंत्रता लीग का गठन तारकनाथ दास ने कैलिफोर्निया में किया था और 1908 ईस्वी में वैंकूवर में फ्री हिंदुस्तान का प्रकाशन किया गया था। 1913 ईस्वी में हिंदू संगठन ऑफ अमेरिका की स्थापना सोहन सिंह भाखना द्वारा की गई थी और इसी क्रम में इन्होंने गदर पत्र का भी प्रकाशन किया था। बाद में इसी पत्र के नाम पर इस संगठन का नाम गदर पार्टी कर दिया गया था। गदर पार्टी की जो स्थापना है अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में हुई थी और इसकी स्थापना किसने की थी? सोहन सिंह भाखना, लाला हरदयाल एवं भाई परमानंद ने की थी। गदर पार्टी के अध्यक्ष सोहन सिंह भाखना तथा महासचिव कौन थे? लाला हरदयाल एवं कोषाध्यक्ष काशीराम थे। तो देखिए अध्यक्ष कौन थे? सोहन सिंह भाखना, महासचिव कौन थे? लाला हरदयाल एवं कोषाध्यक्ष कौन थे? काशीराम। किसके? गदर पार्टी के सारे कार्यकर्ता थे। गदर पार्टी द्वारा सैन फ्रांसिस्को में युगांतर आश्रम की स्थापना की गई थी। साथ ही जीडी कुमार द्वारा वैंकूवर में स्वदेश सेवक गृह की स्थापना वैंकूवर में की गई थी जीडी कुमार द्वारा। तारकनाथ दास एवं जीडी कुमार ने सिएटल, अमेरिका में एक जगह पड़ती है सिएटल, वहाँ पर यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना की थी। तो यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना किसने की? तारकनाथ दास ने। अफगानिस्तान में 1915 ईस्वी में राजा महेंद्र प्रताप, कौन थे? राजा महेंद्र प्रताप ने बरकतुल्लाह और उबैदुल्लाह सिंधी की सहायता से काबुल में भारत की प्रथम और स्वतंत्र अस्थायी सरकार की स्थापना की। इसमें मोहम्मद अली बरकतुल्लाह जो थे उनको प्रधानमंत्री चुन लिया गया तथा राजा महेंद्र प्रताप सिंह राष्ट्रपति बने थे। इसी दौरान राजा महेंद्र प्रताप लेनिन से मिलने के लिए रूस में भी गए थे। तो यहाँ आप इनके जो पद हैं उनको याद रखना, एग्जाम में ये पद के नाम पूछ लिए जाते हैं कि कौन प्रधानमंत्री थे, कौन राष्ट्रपति थे। अब हम अंत में देखते हैं कामागाटा मारू जहाज विवाद। तो देखिए कनाडा में एक नया प्रवास कानून लाया गया था, ठीक है, और पंजाब के एक क्रांतिकारी थे बाबा गुरदित्त सिंह। तो बाबा गुरदित्त सिंह ने एक जापानी जहाज़ लिया कामागाटा मारू किराए पर। तो इसको किराए पर लेकर ये 351 पंजाबी सिखों तथा 21 मुसलमानों को लेकर सिंगापुर से वैंकूवर ले जाने का प्रयास किया। तो जब ये कनाडा पहुंच जाते हैं तो वहाँ पर इनको उतरने की अनुमति नहीं दी जाती। ये जाते क्यों हैं कनाडा? दरअसल
ये लोग इसलिए जाते हैं कि वहाँ जाकर अपना स्वतंत्र जीवन जिएं, सुख से जीवन व्यतीत करें और बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में भाग लें और उसमें सहयोग करें। किंतु कनाडा की सरकार इनको उतरने नहीं देती। इसी क्रम में मजबूरन जहाज़ को कोलकाता वापस ले जाया गया, जहां बजबज नामक स्थान पर पहुंचने पर जो भारत में ब्रिटिश पुलिस थी उसने जहाज़ में सवारियों को गिरफ्तार करना चाहा, लेकिन सवारियों एवं पुलिस के बीच में संघर्ष छिड़ गया, जिसमें 18 यात्रियों की मृत्यु हो जाती है। इस घटना के बाद किसानों, सैनिकों एवं आम जनता का गठबंधन बनाकर सशस्त्र विद्रोह करने की योजना बनाई गई और एक डेट डिसाइड की गई, जिस डेट का नाम है 21 जुलाई 1915। 21 जुलाई 1915 का दिन विद्रोह के लिए निश्चित किया गया, किंतु इस योजना का पर्दाफाश हो जाता है। इस योजना को बनाने में शामिल लोगों में करतार सिंह सराभा तथा विष्णु पिंगला, इन सबको गिरफ्तार कर लिया जाता है एवं रास बिहारी बोस जो थे बच निकलकर भागने में कामयाब रहे। अगली जो क्लास हमारी होगी मॉडर्न हिस्ट्री की, उसमें हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण पढ़ेंगे। देखिए क्रम तो ये है कि हम असहयोग आंदोलन पहले पढ़ लें, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप राष्ट्रीय आंदोलन का टॉपिक एक बार में पूरा पढ़ लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।